दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल जिंदगी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आज की इस वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट का डीप डिस्कशन। कंप्लीट टॉपिक वाइज हम यहाँ पे पूरा डीपली डिस्कशन करेंगे। दैट मीन्स ओवरऑल जनरल मैनेजमेंट का आपका सिलेबस यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर करवाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके एक्चुअली मुझे एक और चीज आप लोगों से डिस्कशन करना था। अगर हम डेली की एक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि एक दिन में 2 या 3 वीडियोस आए, जैसा भी आप लोगों को लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस की आप लोगों को नीड है हो रही है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो वीडियोस मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी और अपलोड करती जाऊंगी। ओके, लास्ट वीडियो जो आया था उसमें ये था कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरे समझा दिए गए थे, कुछ फिलोसफर्स के बारे में बताया गया था, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताया था। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे चल रहा है जनरल मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा एंड चैप्टर वाइज में चीजें समझाऊंगी आपको। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले आप पीछे का पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आगे की वीडियोस देखें तो आपके लिए हेल्प होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आज जो है हम उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स कैसे होता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 20वीं शताब्दी में कई नई अवधारणाओं एवं तकनीकों का विकास हुआ। ठीक है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अत्यंत महत्वपूर्ण नवीन तकनीकियां आई। ठीक है, उसके बाद उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध की अवधारणा का प्रतिपादन सन 1954 में पीटर एफ ड्रफर ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर स्ले ने इसी अवधारणा को परिणामों द्वारा प्रबंध के नाम से प्रस्तुत किया। ये दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इस प्रणाली या प्रक्रिया में सभी श्रृंखला के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं जिससे संसाधन का प्रभावी उपयोग किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बोला गया है कि इस प्रक्रिया में क्या है, सभी श्रृंखला के प्रबंधक तथा अधीनस्थ यानी उनके एम्प्लॉयज मिलकर कंप्लीट संयुक्त रूप से जो है संस्था के बेनिफिट्स या उसके कामों को कंप्लीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधक तकनीकी एवं कार्यात्मक अवधारणा है। ठीक है, यह परिणामों की विचारधारा यानी अगर आपको परिणाम मिलता जा रहा है तो आप चीजों को आगे करते जाओगे। ठीक है, यह विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित होती है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इसमें मैटर करता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई एक इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हो तो आप एक अकेला इंसान नहीं करेगा, एक अकेला इंसान मैनेज करेगा, बट उसको फॉलो करने वाले लोग होने चाहिए, है ना। देखिए, अब अगर आप बाय ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या लाभ मिलता है? श्रेष्ठ प्रबंधन में, श्रेष्ठ नियोजन में, संगठन की स्पष्टता में, प्रभावी नियंत्रण में। तो बेसिकली अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो उससे आपकी संस्था को लाभ ये होता है कि आपकी चीजें प्रॉपर मैनेज रहती हैं, प्रॉपर प्लान्ड होती हैं, आपका जो संगठन है, जो ग्रुप है आपका, वो चीजें वहां पर दिखती हैं और प्रॉपर आपकी कंट्रोलिंग भी होती है अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो। फिर उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ होता है? अधीनस्थों के कार्यों के मूल्यांकन में, अधीनस्थों को अभिप्रेरित करने में, समन्वय में। ठीक है, यानी कि जो जो भी डायरेक्टर है, जो भी R&D है, उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं कि उसके एम्प्लॉयज का मूल्यांकन वो कर पा रहा है कि कौन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, फिर अगर कोई नहीं कर पा रहे तो उसको वो मोटिवेट भी करता है और प्रॉपर जो वहां पे एक बैलेंस होता है वो बन जाता है। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज को यानी अधीनस्थों को क्या लाभ होता है? लक्ष्य का ज्ञान होना तथा उसकी प्राप्ति में सहायक। ओके, व्यक्तिगत पहल
व्यक्तिगत पहलपन एवं क्षमता में वृद्धि होती है, उनकी जो वर्क कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ठीक है, और उनको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कुछ अपवाद के द्वारा, जैसे आपको ध्यान होगा कल मैंने आपको बताया था कि अपवाद के द्वारा भी कुछ मैनेजमेंट हो सकता है, तो वो कैसे होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए अपवाद द्वारा प्रबंध वह प्रणाली है जो उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जो आवश्यक हो। जैसे आपने कुछ चीजें की, ठीक है, सपोज आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अब आपने वहां पे 100 चीजें की, अब उसमें से कुछ चीजें ऐसी हो गई जो आपको ऐसा लगा कि यार ये नहीं भी होता तो चल जाता, ठीक है, तो आपने ये समझा, वो समझा कैसे, आपने करके समझा, तो वो फिर आप नेक्स्ट टाइम पे नहीं करोगे, या आपको नॉलेज रहेगा कि देखो इस चीज की उतनी ज्यादा नीड नहीं है, तो वो हो जाता है आपका एक्सेप्शन। यह प्रणाली नियंत्रण की तकनीकी के साथ अवसरों की खोज की विधि भी है। एंड अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीकी है जो बताती है कि उच्चाधिकारियों का ध्यान केवल उन परिस्थितियों एवं मामलों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रही है, ठीक है, यानी कि सॉरी, यह प्रणाली जो है वो नियंत्रण की तकनीक के साथ अवसरों की खोज भी है। आपको कुछ नई चीजें पता चली कि अच्छा उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी किया तो ये एक नई चीज निकल के आई, राइट। एंड इसमें क्या होता है, जो आपके हेड है उन परिस्थितियों एवं मामलों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए कि अपवाद स्वरूप क्या, यानी जो भी आपको उन चीजों को फॉलो करने का बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं किया था तो इससे ये चीज अच्छी हुई थी, तो वो आप उनको बता सकते हो, ठीक है। फिर देखिए लेस्टर आर बिटेल के अनुसार अपवाद द्वारा प्रबंध पहचान व संचार की वह प्रणाली है जो प्रबंधक को उस समय संकेत देती है जब उसका ध्यान आकर्षण जरूरी होता है, ठीक है। इसके विपरीत यह प्रणाली उस समय तक शांत रहती है जब तक प्रबंधक का ध्यान आकर्षण जरूरी ना हो, ठीक है। बेसिकली क्या है कि सपोज आपने, वही मैं बोलूंगी 100 चीजें आपने की, अब भाई आपका जो हेड है उसको मालूम नहीं 100 चीजें आप इसको फॉलो कर रहे हो, दैट्स, अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो और उसकी जगह आप कुछ और फॉलो कर रहे हो, तब जाकर उनको पता चलेगा कि अच्छा ओके, नहीं उनको कैसे नई चीजें कैसे, दैट मीन्स एक्सेप्शन के थ्रू ही कुछ नया जो निकल कर आता है वो निकल के आता है, नहीं तो लोगों को यही लगता है बस ये फॉलो कर लो दैट्स इट, ये मॉडर्नाइजेशन हो जाता है कहीं ना कहीं, ओके, कि बस पुरानी चीजों को ही आप मत मानते चले जाओ। अब देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैनेजमेंट का है उससे रिलेटेड वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। मानवीय प्रबंधन की शुरुआत से संबंधित विचारक एल्टन मेयो को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। समन्वय का सिद्धांत मेरी पार्कर फोलेट द्वारा दिया गया था, ओके। समन्वय में समयानुकूलता का सिद्धांत मैक फॉलेट के द्वारा दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। उद्देश्यों का प्रबंध की अवधारणा का श्रेय पीटर एफ ड्रकर, इसी अवधारणा को परिणामों द्वारा प्रबंधन प्रोस्ले के द्वारा दिया गया था, ध्यान दीजिएगा ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐतिहासिक प्रबंध का सिद्धांत हेनरी फियोल एवं एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया। समर्पित व सहभागी नेतृत्व की विचारधारा रेंसिस लिकर्ट के द्वारा दी गई है। नेतृत्व आधारित मॉडल एफई फेडरर द्वारा दिया गया। सामाजिक प्रणाली विचारधारा के विचारक या जन्मदाता बर्नार्ड को माना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बेसिकली आपका कंप्लीट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो जो फिलोसफर थे जिनके जो भी थॉट्स थे वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। कंप्लीट ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आज के इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है वो है लेखांकन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ओके। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली अगर हिस्ट्री की बात करें अकाउंटिंग की, तो देखें क्या है, लेखांकन व्यवसायिक व्यवहारों एवं आर्थिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की एक कला है, ओके। लेखांकन प्रणाली का इतिहास ईसा में 4500 वर्ष पुराना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह प्रमाणित किया गया है कि वैदिक काल से भारत में महाजनी बही खाता प्रणाली अपनाई जाती थी। प्राचीन काल से ही लेखांकन का प्रयोग किया जा रहा है। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी सभ्यता। बेसिकली अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग आपके बिजनेस
प्रोस्पेक्टिव से यूज होता है। आपके डेली बेसिस पे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी इनकम्स आ रही है, वो आप उसमें लिखते हो। और ये कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि काफी पुरानी, यानी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के टाइम से ये चीजें चली आ रही है और उसके सिम्टम्स भी, यानी उसके जो विटनेस है वो भी मिले हुए हैं। ठीक है, देखिए भारत में सर्वप्रथम लेखांकन के विकास की अगर हम बात करें तो 23वीं शताब्दी पूर्व चाणक्य के समय से माना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, उनके टाइम से जो है अकाउंटिंग में अगर हम बात करेंगे भारत में कब से विकसित हुआ, तो वो चीज यहाँ पर है। ठीक है, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, आप सबने सुन रखा होगा इस बुक के बारे में, जिसमें लेखांकन के संबंध में होने वाले व्यवहारों को कैसे रखा जाए उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्तमान में संपूर्ण विश्व में दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाया गया है, जो एक अंग्रेजी प्रणाली है। ओके, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इटली में 15वीं शताब्दी से हुआ था। ठीक है, एंड दोहरा लेखा प्रणाली पूर्व वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, एंड डी कॉम्पोजिट स्क्रिपर्स पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद ह्यूज ओल्ड कैसल द्वारा 1543 लंदन में किया गया था। ये सारी चीजें अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ये सारी बुक्स। ओके, नेक्स्ट है 1795 में एडवर्ड जोन्स द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी पुस्तक द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है J.R. बॉटली बॉय के अनुसार व्यवसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की कला ही क्या है, पुस्त पालन है। अभी आगे आपको यहाँ पे अकाउंटिंग एंड पुस्त पालन में भी डेफिनेशन में बताऊंगी, सॉरी डिफरेंस में बताऊंगी। प्राचीन समय में प्रबंधक को करीदे कहा जाता था, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रबंधक को पहले क्या करीदे कहा जाता था। सो बेसिकली लेखांकन जो है वो आप यहाँ पे देखो क्या है, लेखांकन से पूर्व तीन शब्दों के अर्थ को समझना आवश्यक है। कैसे, ये आपके पास तीन सर्कल है, लेखाशास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन। ये तीनों चीजें आपके लिए कैसे अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट होती है, चलिए बताती हूँ। लेखाशास्त्र, लेखांकन, पुस्तपालन में संबंध। सो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि ये तीनों आपका एक अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के अंदर जैसे हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, वैसे सेम एज इट इज यहाँ पर है। देखो आपका लेखा शास्त्र है, आपकी अकाउंटिंग आप बना रहे हो। ठीक है, फिर उसमें आप क्या लिख रहे हो, ओके, और फिर उसमें आप कैसे चीजों को फॉलो कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं इन पार्ट उसके बनते जाते हैं। सो बेसिकली ये तीनों चीजें आपके लिए अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए बेसिकली इसकी डिफिनेशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो हिराल्ड ने कहा है कि लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं की पहचान, मापन, अभिलेखन और संतुलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सो बेसिकली आप वही है कि आपके कितनी इनकम जनरेट हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, क्या आपने बैलेंस बनाया। ऐसा नहीं हो कि आपकी इनकम 50,000 हुई, आपने एक्सपेंस 1 लाख कर दिया, दैट नॉट मेक सेंस एनी। ठीक है, सो आपका वो बैलेंस बना रहे, यही चीज आपकी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग होती है। क्या हुआ था 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के अनुसार लेखांकन एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत लेखांकन व्यवहारों तथा घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की है, इन्हें मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से दर्ज करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने तथा परिणामों की व्याख्या करने से होता है। ओके, 1969 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता उचित सूचनाओं पर आधारित निर्णय ले सकते हैं। सपोज आपका जो भी एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस हो रहा है, मंथली जब आप उसको काउंट करते हो तो आपको पता चलता है कि ओके हमारा इतने एक्सपेंसेस जा रहे हैं, इतना हमारा इनकम हो रहा है, हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या लॉस हो रहा है, वो आपको उन चीजों से पता चल जाता है। अगर हम बात करें कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की जो परिभाषा थी उसके मेन पॉइंट क्या थे, तो आर्थिक सूचनाएं, आपका इकोनॉमी कैसा चल रहा है वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, फिर आप पहचान पाते हो कि आप कहाँ भी स्टैंड कर रहे हो, आपको बैलेंस, आपको पता चल जाता है इतने एक्सपेंसेस हैं तो हमें इतनी इनकम की जरूरत है। संप्रेषण करना यानी आप कहीं ना कहीं उस चीज को आगे भी एग्जीक्यूट कर पाते हो, एक प्रक्रिया है, तथा सूचनाओं से संबंधित उपयोगकर्ता को उसका पूरा नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तर्क
निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी तो आपने जान लिया कि कितना इनकम हो रहा है, ठीक है, बेनिफिट्स लॉसेस आपने जान लिए, उसका पूरा कंप्लीट आपने प्रोसेस जान लिया, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक प्रॉपर प्रैक्टिकल डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणवत्तात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है और आर्थिक निर्णय लेने में ऑफ कोर्स आपका इकोनॉमिकल डिसीजन लेने में आपको अकाउंटिंग ही हेल्प करती है। ऐसा किसने कहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने। ओके, 1917। अब अगर उसके निष्कर्ष की बात करें तो लेखांकन वित्तीय व्यवहारों को मुद्रा के रूप में पहचानने, मापन करने, रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और उसका सार प्रस्तुत करने, उनका विश्लेषण, व्याख्या और उन्हें संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। देखिए, बेसिकली अगर अकाउंटिंग की विशेषताओं की बात करें तो दो तरीके की इसकी विशेषताएं, एक जनरल है और दूसरा उससे कुछ गुणात्मक है। तो यहाँ पे आप चार्ट के द्वारा उस चीज को समझ सकते हो कि नॉर्मली व्यवसाय की भाषा लेखांकन, मौद्रिक लेन देनों का लेखा, कला एवं विज्ञान, सारांश, परिणाम, सूचना। ठीक, गुणात्मक विशेषताओं की बात करें तो विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता, तुलनीयता, ये बेसिकली अकाउंट की आपने जो विशेषताएं हैं वो है। ठीक है, अब देखिए सामान्य विशेषताओं की अगर बात करें तो लेखांकन कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों में होता है। कहीं भी हो आपको अकाउंटिंग करनी ही पड़ती है। इवन नॉर्मली डेली लाइफ में भी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। बस ये होता है कि हम एक वही खाता रूप में उस चीज को नहीं लिखते हैं। लेखांकन को व्यापार की भाषा के रूप में जाना जाता है, वही मैंने अभी आपको बताया। लेखांकन में केवल मौद्रिक व्यवहारों को ही दर्ज किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपके मनी रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनकम से आप वहां पे मेंशन करते हो। लेखांकन में व्यवहारों की पहचान, मापन, अभिलेखन, खतौनी एवं वर्गीकरण, सारांश लेखन, विश्लेषण तथा संप्रेषण की प्रक्रिया जो है वो सम्मिलित होती है। लेखांकन के द्वारा परिणात्मक सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, जो भी उससे परिणाम निकल रहा है वो चीज आप वहीं पर मेंशन करते हो। प्रत्येक लेन देन का लेखा मुद्रा में ही किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू में ही लिखोगे। गुणात्मक विशेषताओं की बात करें तो विश्वसनीयता होती है। अविश्वसनीयता कैसे, वो समझिएगा। विश्वसनीयता का अर्थ है उपयोगकर्ता सूचना पर पुनः विश्वास कर सके, निर्भर रह सके, इसलिए सूचना के लिए पर्याप्त प्रलेख उपलब्ध होना चाहिए। सूचना की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना शुद्ध हो, व्यक्तिगत हो, आग्रह से मुक्त हो। ठीक है, विश्वसनीयता प्रमाणित करने योग्य, विश्वास योग्य होनी चाहिए। ठीक है, प्रासंगिकता की अगर मैं बात करूं तो समयानुकूल होना चाहिए। ठीक है, समर्पण योग्य मूल्य होना चाहिए, प्रत्युत्तर मूल्य होना चाहिए। प्रासंगिकता के आशय सूचना समय पर उपलब्ध हो, उपयोगकर्ता से संबंधित हो, ये उसका तो रिलेवेंस निकलता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी इंटेलिजिबिलिटी पर, इसकी बोधगम्यता पर, समझ योग्य पर, तो लेखाकारों को सूचना को इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि वो समझ योग्य हो। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, लोगों को समझ में आए ऐसा लिखा होना चाहिए। फिर उसमें तुलनीयता भी होनी चाहिए। लेखांकन सूचनाएं इस प्रकार तैयार की जाएं जिससे उनकी तुलना एवं व्यवसायिक इकाइयों से जो है उसकी तुलना की जा सके। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग के वर्क पर, तो व्यवसाय से संबंधित लेन देन के पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करना। ठीक है, विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, आवश्यक समायोजन करना, ये जो है बेसिकली आपके अकाउंटिंग के कार्य हैं। ठीक है, कि व्यवसाय से संबंधित लेन देन का पूर्ण प्रॉपर नियम के अकॉर्डिंग हो, किस दिन क्या एक्सपेंस हो रहा है, कैसा हुआ आपका लिखा हो, विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय सूचनाएं प्रदान हो, जो भी उसके लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए उसमें क्या मेंशन है। फिर लीगल रूप से वो सारी चीजों को फिक्स करने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लिखा हो, और आवश्यक समायोजन हो, बैलेंस हो उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं बुक कीपिंग की, जो मैंने आपको वहां पर
समझाया था। तो देखिए क्या है कि लेखा शास्त्र की प्रथम अवस्था पुस्तपालन है, जबकि द्वितीय अवस्था लेखांकन है तथा तृतीय अवस्था अंकेक्षण है। ठीक है, पुस्तपालन व्यवसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में निश्चित विधि एवं सिद्धांतों के अनुसार शुद्धता पूर्वक लिखने की कला एवं विज्ञान है। ठीक है, पुस्तक से आशय पुस्तकें रखना। व्यापार में दो तरीके की पुस्तकें रखी जाती हैं, जनरल या सहायक बही यानी प्राथमिक पुस्तक होती है, द्वितीय पुस्तक होती है खाता बही। ठीक है, खातों के शेष निकालना। पुस्तपालन का कार्य नैतिक सामान्य है, जिसे एक अकुशल व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। सो बेसिकली देखिए जो बुक कीपिंग है उसकी अवस्था पुस्तपालन है। ठीक है, 3 स्टेप में होती है, वो मैंने आपको बता दिया। आपकी जो बुक हो वो 3 पार्ट्स में बनी हो, यानी कि आपका जनरल बही खाता हो जिसमें आप जनरल चीजें लिखते हो, फिर एक द्वितीयक यानी जिसमें आप लीगल बेसिस पर सारी चीजें कंप्लीटली रख रहे हो, फिर आपका क्या बैलेंस अमाउंट निकल रहा है वो चीज आपकी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम डिफरेंस बताएं कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्या है, पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यह लेखा शास्त्र की पहली अवस्था है और लेखांकन क्या है, दूसरी अवस्था है। देन इसमें वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों की पहचान की जाती है, इसमें वर्गीकृत व्यवहारों का सारांश तैयार किया जाता है। तीसरा है पहचान किए गए लेन देन का मौद्रिक मूल्यांकन करने के बाद लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। यहाँ पर है वर्गीकृत लेन देनों का विश्लेषण कर व्यापारिक परिणाम जानने हेतु तो लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। ये है इसका मुख्य उद्देश्य, पहचाने गए लेन देनों को व्यवस्थित रूप से लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य है व्यापारिक परिणाम ज्ञात करना एवं व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने हेतु तो आवश्यक है। फिर है कि यह कार्य एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे लेखांकन का थोड़ा भी ज्ञान ना हो वो भी कर सकता है। अकाउंटिंग कार्य अपेक्षाकृत अधिक योग्य यानी अनुभवी व्यक्ति ही कर सकते हैं। रूटीन का कार्य है, डेली रूटीन का काम है बुक कीपिंग एवं अकाउंटिंग है एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया एंड लेखांकन का आधार कार्य है, अर्थात लेखांकन इस पर निर्भर है और यह पुस्तपालन होने के बाद का कार्य है। सो ये बेसिकली आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सीरीज भी पसंद आई होगी। आज हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया है। जनरल मैनेजमेंट का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। सो आगे इसकी कंप्लीट पूरा जनरल सिलेबस मैं जनरल मैनेजमेंट का कंप्लीट करवाऊंगी। बट उसके लिए आपको एक चीज करनी है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है एंड कोई भी अगर आपकी सजेशन है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।